मैं न्यूज पढ़ रही थी, 39 ईयर ओल्ड महिला को उसी के ही जेठ ने रोहतक के किसी गांव में दांती से उसे मार डाला, जस्ट बिकॉज कि वो अपने पड़ोस में संगीत अटेंड करने गई। लेडीज संगीत में डांस करने पर जेठ ने महिला की हत्या, दराद से मुंह, छाती और हाथ काटे। तो हमारे हरियाणा में पैट्रियार्की जो है इतनी डीपली रूटेड है, तो अगर पॉलिटिक्स में महिला आ भी जाती है तो आपको लगता है कि वहाँ उनको वो रिस्पेक्ट और उनकी बात की वो वैल्यू होगी? आजाद जी का एक शेर है कि यूं तो खूब सजता है तेरे माथे पे ये आंचल, तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो मुझे पूरी उम्मीद है अगर महिलाओं को जब मौका मिलेगा तो बहुत अच्छे से वो राजनीति को समझ पाएंगी। जो महिलाएं हैं कम से कम वो अपनी बेटियों को इस पेट्रियार्की सिस्टम के लूप से कैसे बाहर निकालना, उस पे काम करें, अपनी बेटियों को आवाज उठाना सिखाएं। क्योंकि बेटियों ने पिछली जनरेशन में देखा कि हमारी माँ ने तो ये बातें बड़ी इजीली सहन की, जब उनको गालियां दी जा रही थी, जब उनको पीटा जा रहा था, जब वो पैसे के लिए हाथ फैला रही थी। हमें ये ब्रेक करना होगा और पेट्रियार्की का लूप ब्रेक करना बहुत जरूरी है। आज के स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ है प्रियंका पूनिया जी, एक रिनोन्ड एजुकेशनलिस्ट, पोस्ट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और सॉफ्ट स्किल्स एक्सपर्ट, जिन्होंने अपने काम से लाखों लोगों की लाइफ को टच किया है। फोर्सेस से लेकर यूनिवर्सिटीज तक और स्लम एरियाज में वुमेन और बच्चों की अपलिफ्टमेंट तक इनका कंट्रीब्यूशन सच में इंस्पायरिंग और इम्पैक्टफुल रहा है। साथ ही ये कई न्यूज चैनल पर डिस्कशन पैनल्स का हिस्सा भी रह चुकी है, जहां ये वुमेन राइट्स और सोशल इश्यूज पर अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस रखती है। सो प्लीज वेलकम प्रियंका पूनिया जी। हाल ही में एक न्यूज आई थी, क्योंकि हम बेटियों की बात कर रहे थे, तो NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र में हाल ही में एक 17 अप्रैल की ही बात है, एक सेकेंड ईयर की छात्रा ने सुसाइड कमिट किया। इन्हीं 2 महीनों में ये 4th सुसाइड था इसी सेम इंस्टीट्यूट का। NIT में रात भर प्रदर्शन चला। छात्रा दीक्षा के सुसाइड पर 2 महीने में 4 बच्चों के द्वारा सुसाइड किया गया। एक सर्वाइवर ने तो ये भी बताया कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उन्होंने कहा कि ये घटिया है। तो जो एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या लगता है, कहाँ एक मिसिंग गैप कहाँ है? इसको अवॉइड करने का अगर कोई तरीका है तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस ही है। तो हमें बच्चों के इमोशनल कोशेंट पे काम करना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस पर अभी फिलहाल जो हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं वो कैसे काम करें? सो इट इज नोइंग योर इमोशंस। तो जब आप उसको लेबल कर पाएंगे तो आप सोचेंगे कि आई डोंट वांट वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। प्रियंका जी, पाथवे टू हीलिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शुभा, थैंक्स अ लॉट। प्रियंका जी, 27 साल के इंतजार के बाद वुमेन रिजर्वेशन बिल फाइनली पास हुआ, बट इम्प्लीमेंटेशन इज स्टिल पेंडिंग। तो आपको क्या लगता है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट का रियल स्टेप है या फिर वेल टाइम पॉलिटिकल स्ट्रेटजी? शुभा, अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये आज की डिमांड नहीं है, ये जब से भारत आजाद हुआ तब से ही इसकी जरूरत थी जी। परंतु इस मांग को कभी कंसीडर नहीं किया गया। 1996 में इसको बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब ये नहीं हो पाया था। देन 1998, 2002, 2003 मल्टीपल टाइम्स जो है इस पर काम हुआ, कोशिश की गई, पर ये कभी पास नहीं हो पाया। फिर 2010 से 2013 के बीच में भी अगेन ये फेल हुआ। अब जब 2023 में इस बिल को लाया गया, 106 अमेंडमेंट बिल के तहत इसको हमने देखा कि ये आया और 2023 में ये पास हुआ, दोनों सदनों से पास हुआ और अब ये कानून बन गया। पर अगेन इसमें जो एक पॉइंट था जो इसके साथ अटैच किया गया वो था सेंसस और डिलिमिटेशन जी। अगर हम टेक्निकल देखें या लीगली देखें तो ये दोनों बहुत ही अलग विषय थे। अगर इतनी जरूरी एक जो मुहिम थी, जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात थी, तो अगर हम प्योरली उस बिल को लेके आते, प्योरली सिर्फ उसी का कानून बनाते, तो मुझे लगता उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये तो 2023 में सेल्फ पास हो गया था। जी। तो जो ये सेंसस और डिलिमिटेशन जिसका इस बिल से कोई लिंक नहीं है, इसके साथ जोड़ा गया जी। लेकिन मैं इसमें सरकार और विपक्ष दोनों का ही एक साझा एफर्ट समझती हूँ कि कहीं ना कहीं कलेक्टिवली और स्ट्रेटेजिकली बड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में महिलाओं को पॉलिटिक्स से दूर रखने की साजिश जो है
वो हमारे समाज में है, वरना ये इतना शोर मचाने की और इतना चीजों को आपस में लिंक करने की जरूरत नहीं थी। एक सिंपल सी बात थी। प्रियंका जी, आज भी पॉलिटिक्स में बहुत सारे वुमेन लीडर्स पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं, तो अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल आ भी जाता है तो क्या नए वॉइसेस आएंगे या फिर जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी? सी शुभा, इसमें दो बातें हैं कि पॉलिटिक्स में आने के लिए आपका जो कैलिबर है, जो अगर आप में ये आपका पोटेंशियल है कि आप लोगों के लिए आवाज उठा सकते हो या आप उनके दुख को, दर्द को समझ सकते हो। इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगी, जो महिलाएं हैं वो ज्यादा एम्पैथेटिक होती हैं। तो महिलाएं वो जो समस्याएं हैं उनको रूट लेवल तक देख पाएंगी और समझ पाएंगी। मल्टीटास्कर भी होती है। अब पॉइंट अगर हम फैमिली लेगेसी या डायनेस्टी की करें तो इसमें एक चीज है कि सिर्फ इसलिए कि कोई महिला पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है उसको टिकट मिले, ये भी गलत है। और कोई महिला क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है और उसमें पोटेंशियल है और उसमें लोगों के लिए आवाज उठाने का वो जज्बा है, इसलिए उसको टिकट ना मिले, ये भी गलत है। सो इस चीज को तो कंसीडर ही नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जरूरी है कि क्या उस महिला में वो पोटेंशियल है, क्या पॉलिटिक्स उसकी जो कहते हैं ना कप ऑफ टी है, क्या उसमें लोगों की सेवा करने की वो भावना है, लोगों की आवाज उठाने की भावना है, क्या उसका लोगों से संवाद जो शैली है, लोगों की भावनाएं समझने की, अपनी भावनाएं बताने की, क्या अगर वो पोटेंशियल है तो वो चीज देखी जानी चाहिए। और वैसे भी हम जहां पर हैं ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि कोई भी फादर जो है क्राउन उठा के अपने बेटा या बेटी को पहना देगा। अगर किसी पॉलिटिकल फैमिली के महिला को अगर टिकट मिलती भी है तो भी उसे जो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, जो इलेक्शन है, उसमें से तो निकलना ही है। तो अगर उसमें कैलिबर नहीं है, लोगों को वो पसंद नहीं है, तो जनता नकार देगी। बिल्कुल। इसलिए सबसे जरूरी है कि जो एज अ पर्सन, एज अ जो कैंडिडेट है, उसमें वो पोटेंशियल होना जरूरी है। ये बाद की बात है कि वो कौन सी फैमिली से आता है। और बहुत अच्छा रहेगा ये प्रयास कामयाब तब रहेगा जब जमीन से जुड़े लोग, वो लोग जिनके परिवार में कभी कोई पॉलिटिक्स में नहीं था, पर वहां उस परिवार से कोई बेटी ऐसी आती है जिसकी जो आवाज बुलंद है और वो लोगों की सेवा करना चाहती है, उसको मौका मिले, तो ऑफ कोर्स ये बहुत और भी बेहतर बात होगी। जी, आज भी प्रियंका जी घर सोसाइटी में देखें तो वो इक्वालिटी अभी भी मिसिंग है। अभी मैं न्यूज़ पढ़ रही थी, 39 ईयर ओल्ड महिला को उसी के ही जेठ ने रोहतक के किसी गांव में दांती से उसे मार डाला, जस्ट बिकॉज कि वो अपने पड़ोस में संगीत अटेंड करने गई थी। तो हमारे हरियाणा में पैट्रियार्की जो है इतनी डीपली रूटेड है, तो अगर पॉलिटिक्स में महिला आ भी जाती है तो आपको लगता है कि वहाँ उनको वो रिस्पेक्ट और उनकी बात की वो वैल्यू होगी? सी शुभा, अगर हम पैट्रियार्की की बात करते हैं तो ये बहुत डीप रूटेड है। अगर हम कहें कि ऑल ऑफ सडन हम इसको अपरूट कर देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी जो आपने केस बताया, ये केस बड़ा ही विचित्र इसलिए था, ये कितने क्वेश्चन छोड़ के गया है कि शादी के बाद जो महिला है, क्या उसके अपनी चॉइस, अपने शरीर पे भी उसका हक नहीं है? अगर वो कहीं गई है तो वो उसका उस पर खुद पे हक ही नहीं है। सोच, उसकी अपनी सोच पर ही कंट्रोल, अपनी सोच में। तो ये पैट्रियार्की का बहुत बड़ा एग्जाम्पल। और मैं तो कहती हूँ इस तरह के जब केसेस आते हैं तो समाज में बात होनी चाहिए, पर ये बहुत इजीली दबा दिए जाते हैं। एक और केस जो कैथल से था शायद, और बहुत ही उसमें पति ने ही पत्नी के साथ बड़ी बर्बरतापूर्ण जो है वो रोड जो है लकड़ी की रोड इंसर्ट की और वो फिर मर गई थी। तो मुझे ये हैरानी हुई कि मैंने किसी भी मंच से, किसी भी आयोग के माध्यम से या कहीं से भी मैंने नहीं देखा कि उस महिला के लिए किसी ने मोमबत्तियां जलाई, कि इतना बर्बरतापूर्ण उसके साथ उसके पति ने व्यवहार किया। क्योंकि ये एक्सेप्टेंस है कि पति ने किया है, तो ये पैट्रियार्की का जो है ये एक इसीलिए ये पैट्रियार्की बनी है कि अगर तुम घर की महिला पर, अगर तुम पति हो या उसके ससुराल के पक्ष से कोई हो और तब तुम बर्बरता करते हो तो उसकी एक्सेप्टेंस हो। तो इसलिए ये इन चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही आज के समय में जो महिलाएं हैं
कम से कम वो अपनी बेटियों को इस पेट्रियार्की सिस्टम के लूप से कैसे बाहर निकालना, उस पे काम करें, अपनी बेटियों को आवाज उठाना सिखाएं। क्योंकि बेटियों ने पिछली जनरेशन में देखा कि हमारी माओ ने तो ये बातें बड़ी इजीली सहन की जी। जब उनको गालियां दी जा रही थी, जब उनको पीटा जा रहा था, जब वो पैसे के लिए हाथ फैला रही थी, या जो ससुराल पक्ष में कोई भी जो है उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहा था कि जैसे वो कुछ भी नहीं है, जैसे पशु टेकन फॉर ग्रांटेड, ठीक है, उनके पोषण पे बात नहीं हो रही थी, वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं रही थी। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लड़कियों के दिमाग में तो वही कि हमारी माओ ने ये सब किया तो ये नॉर्मल होगा। तो आप अपनी बेटियों को बताएं कि ये नॉर्मल नहीं है, इस लूप को ब्रेक करना है। शुभा, इफ देयर इज अ मदर, अगर आज के टाइम में किसी माँ से पूछूं कि तुमने बेटी पैदा की है या गुलाम पैदा किया है, तो माँ कहेगी कि मैंने बेटी पैदा की है। कुछ साल बाद जब उस लड़की की शादी हो जाती है, जब वो बहू बन जाती है, तो वो उसने क्या पहनना है, उसने क्या खाना है, उसने किससे मिलना है, उसने कहाँ जाना है, कैसे रहना है, ये सब उससे परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो गुलाम हुई। और वही माँ कभी उसे नहीं कहेगी कि बेटी क्योंकि तुम एक इंडिविजुअल हो, तुम्हारी अपनी पहचान है, तुम्हारी अपनी सोच है, तो तुम ये प्रैक्टिस फॉलो मत करो। शी विल बी हैप्पी कि मेरी बेटी ससुराल वालों से पूछ के सब कुछ कर रही है। तो इसमें हम ये ना सोचें कि सिर्फ हमारा ससुराल पक्ष, हमारा बाकी का समाज, हमारा परिवार सम्मिलित नहीं है। तो ये जो पेट्रियार्की सिस्टम है, इसमें सब सम्मिलित है, हमारे फादर, हमारे भाई, हमारे पति, हमारा समाज का हर व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है। तभी जब हरियाणा में जब बेटा होता है तो बड़ी छठी सेलिब्रेट की जाती है, खुशियां मनाई जाती है, और बेटी होती है तो कोई सेलिब्रेशन नहीं होता। हालांकि आज के टाइम में माहौल बदल रहा है, मैंने देखा कि लड़कियों की भी छठी मनाई जाती, अच्छा भी लगता है, पर यही सिर्फ इतने से स्टेप से काम नहीं चलेगा। उन्हें अभी से बताओ कि जो सेल्फ इंडिपेंडेंस है वो चॉइस नहीं है, वो कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, वो मस्ट है, ताकि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो सको। क्योंकि जब तक तुम इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो तुम कहाँ अपनी सोच कहाँ ला पाओगी, नहीं ला पाओगी, क्योंकि डिपेंडेंसी है। हमें ये ब्रेक करना होगा, और पेट्रियार्की का लूप ब्रेक करना बहुत जरूरी है। प्रियंका जी, आज भी हमारे नॉर्थ इंडिया में मेन बहुत प्राइड से कहते हैं कि हम औरतों की नहीं सुना करते। जो औरतों की जो व्यक्ति सुनता है उसे बड़ा लो थिंकिंग वाला माना जाता है। तो जब पॉलिटिक्स में जो महिला आएगी तो क्या उनकी वो वैल्यू होगी, उनकी रिस्पेक्ट होगी, क्या वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे? शुभा, इसमें जो हम कहते हैं ना कि घर का जो पुरुष है, जो पति है, उसको ये बातें सुनाई जाती है कि तुम्हें अपनी वाइफ की नहीं सुननी, और अगर उनमें बड़ा सामंजस्य है और वो मिलजुल कर काम भी कर रहे हैं, तो बहुत ही जो डॉगमेटिक या प्रैग्मेटिक फैमिलीज हैं, वहां पे कहा जाता है कि तो जोरू का गुलाम है, ये तो इसकी सुनता है, लुगाई की सुनता है। तो ये जो सिस्टम है, ये जब आप एक लड़के की माँ हैं तो उसे आप बचपन से ही ये परवरिश दें कि जो जेंडर इक्वालिटी है वो कितनी जरूरी है, वो कभी जेंडर बायस ना रहे। जो घर के चोर्स हैं, खाना बनाना है, कुकिंग है, उसमें उनको वो सब आना चाहिए, ताकि कल को वो अपने जीवन के साथी के साथ मिलकर वो सब करें, और ना सिर्फ घर का काम करें बल्कि जो फाइनेंशियल डिसीजन है उसमें भी वो अपने जीवन साथी को तवज्जो दें। अब ये जो बातें हैं ना, ये जो बातें कही जाती हैं, ये क्यों कही जाती है? क्योंकि ये एक अगेन आई विल से द सिस्टम इज कलेक्टिवली कॉन्स्पिरेसी। तो ऐसा क्यों है प्रियंका जी? क्योंकि शायद पुरुष जो समाज है वो कमजोर है उसे डर है, उसे डर है। उसका काम कैसे चलता है? उसका काम चलता है जब महिला घर पे रहे, कंट्रोल करके, जब वो कंट्रोल करके रहे एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ मेल, उसकी ईगो कैसे सेटिस्फाई होगी व्हेन दैट पर्सन हैज एटलीस्ट वन पर्सन जिसको वो कमांड कर सकता है, और वो वाइफ है, कि वो उसका हर बात मानेगी, उसको वो कंट्रोल करके अपनी मेल ईगो को सेटिस्फाई करता है कि इस धरती पे बाहर चाहे उसकी कोई ना सुने, चाहे उसकी बात की कोई वैल्यू ना हो, पर घर में वो बीवी के साथ, क्योंकि हमारे समाज ने ये जो पूरी प्रक्रिया है शादी की, इसमें ये बताया गया कि तुम अब ये जो पर्सन एक्स है जिससे तुम्हारी शादी हुई है, इस लड़की को तुम डांट सकते हो, तुम इसको पीट सकते हो, ये तुम्हारे कंट्रोल में रहेगी। तो वो खुद को वो मास्टर वाली फीलिंग, उसकी मेल ईगो सेटिस्फाई होती है कि यू हैव अ स्लेव, राइट।
शुभा, अगर हम देखें तो ये सारा सिस्टम जो है कितने सदियों से और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी गालियां हैं वो महिलाओं पे बनी हैं जी। वो किसी की माँ या बहन को एड्रेस करके दी जाती हैं। तो क्यों किसी ने कभी ये क्वेश्चन उठाया ही नहीं कि अगर तुमने बदला लेने का साधन नहीं है महिलाएं, कि अगर तुमने गाली देनी है तो तुम फादर या ब्रदर भी तो यूज कर सकते हैं, व्हाई आर यूजिंग दिस प्रॉम्प्ट, राइट। और ये सदियों से होता आ रहा है जी। सो आई थॉट दैट आई शुड फाइल अ PIL के हमें दिक्कत है कि क्यों महिलाओं को ही यूज किया जाता है गालियों में, और क्यों नहीं ये इसके लिए एक शब्दावली टूल किट क्यों नहीं बन सकती। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे डिसीजन आए हैं कोर्ट से जिसमें कुछ चीजों के लिए शब्दावली बना दी कि आप ये शब्द नहीं यूज कर सकते। तो क्यों नहीं गालियों पे, जो माँ बहन की गालियां हैं उनके लिए वो टूल किट क्यों नहीं अदालत बना दे कि आप ये शब्दों का प्रयोग समाज में नहीं कर सकते। सो मैंने कुछ जजेस से, कुछ जो काफी रेप्यूटेड और सीनियर एडवोकेट से बात की, तो उन सब ने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मुझे अजीब लगी कि प्रियंका, यू वोंट बी एबल टू प्रूव कि इससे किसी को हार्म है, यू वोंट बी एबल टू प्रूव कि ये इलीगल है, बिकॉज अगर तुम्हें इसके अगेंस्ट कानून बनवाना है तो यू हैव टू प्रूव कि ये इलीगल है, इससे किसी को नुकसान हो रहा है, ये डिमीनिंग हो सकता है, ये ओड हो सकता है। और अभी रिसेंट पंजाब एंड हाई कोर्ट का अभी एक केस मैं आपको भेजूंगी, तो उसमें था कि somebody has some word that I won't use here, तो जनरली आजकल फॉरेन कल्चर में वो चलता है तो हम यूजुअली बोल देते हैं। तो जब वो महिला ने कहा कि इसने मुझे, पुरुष ने ये बोला तो ये नहीं बोल सकता, तो वो महिला भी जज रही है, खुद महिला है वो, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये ओड है पर इसमें इलीगल कुछ नहीं है। तो जब इस तरह की जजमेंट हमारे देश में आ रही, तो आई ट्राइड कि मैं गालियों वाली बात पे PIL करूं, और अगर इस पॉडकास्ट को सुनने वाला कोई भी ऐसा पर्सन जो इस बारे में हमें गाइड कर सके तो प्लीज हमें बताए कि कैसे हम एक ऐसी टूल किट की डिमांड कर सकते हैं, कैसे हम इन शब्दों पे रोक लगवा सकते हैं, कैसे वो फाइन हो या फिर उस पे जुर्माना हो या फिर उस पे सजा हो, ताकि वो शब्द रुके। कब तक माँ बहन की गालियां इतने सालों से फॉरवर्ड हो रही है, थ्रू आउट द वर्ल्ड है, कब तक ये कैरी फॉरवर्ड होंगी? कहीं ना कहीं तो इस पे स्टॉप लगना चाहिए, कोई तो आवाज उठाए। प्रियंका जी, अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल इम्प्लीमेंट हो जाता है तो महिलाओं को और समाज को ओवरऑल क्या लाभ होगा? सुबह जो महिला है, अगेन आई एम यूजिंग दिस वर्ड एम्पैथेटिक, दे आर मोर एम्पैथेटिक। उन्हें जो रूट कॉज है, प्रॉब्लम है, जो घर की समस्याएं हैं, क्योंकि समाज की सबसे छोटी यूनिट जो है वो घर है, तो उन्हें पता है कि घर के लेवल पे, उस छोटी यूनिट के लेवल पे कैसे समस्याएं आती हैं और कैसे दूर होती हैं। तो कलेक्टिवली उन्हें समाज का जो एक धर्रा है, समाज का जो एक ढांचा है, वो अच्छे से वो उसे समझ पाएंगी। तो मुझे लगता है वो ज्यादा एम्पैथेटिक होंगी, वो लोगों की समस्याओं को समझने और उन्हें दूर करने में ज्यादा सक्षम होगी। दूसरा, जब कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे महिलाएं जो है वो ज्यादा काम करते हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे इफ आई नेम तो हेल्थ का है डिपार्टमेंट, तो वहाँ अगर उन जो डिपार्टमेंट्स में अगर मिनिस्टर जो अगर महिलाएं होती हैं, तो अगर वहाँ पे जो एक महिला होने के नाते जो शोषण होने की जो रेशियो है वो कम होगा। इन द मीन टाइम एक महिला के सामने खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगी। अगर कोई शोषित महिला है तो वो अपना दुख अच्छे से बता पाएगी। तो जो जस्टिस है, जो नेचुरल जस्टिस है, उसको जो है वो स्ट्रेंथन होगा। और महिला सशक्तिकरण पे तो ऑफ कोर्स काम होगा ही। वो आजाद जी का एक शेर है कि यूं तो खूब सजता है तेरे माथे पे ये आंचल, तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो मुझे पूरी उम्मीद है अगर महिलाओं को जब मौका मिलेगा तो वो हमारे देश का जो है नाम, जो है परचम, पूरी दुनिया में फैलाने का काम करेंगी और इसे बहुत अच्छे से वो राजनीति को समझ पाएंगी। और कोशिश रहेगी कि वो महिलाएं इतना सशक्तिकरण करें कि हम 15 साल बाद हमें रिजर्वेशन की जरूरत भी ना पड़े।
प्रियंका जी, पोश एक्ट ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट्स में मैंडेटरी है, लेकिन पॉलिटिक्स में इसका एनफोर्समेंट काफी वीक दिखता है। हालांकि लॉ एग्जिस्ट करता है, पर इसका एनफोर्समेंट इतना वीक क्यों है? और ऐसे भी कहते हैं इंटरनल आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी भी प्रॉपर नहीं है। पोस्ट की अगर हम बात करें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे नॉन गवर्नमेंट है, तो उसमें एक आईसीसी जो है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनती है, जहाँ पे कोई भी इस तरह की घटना होती है विच इज सेक्सुअली कलर्ड। तो उस तरह से अगर किसी महिला को डिमीन किया जाता है, इस तरह का बिहेवियर किया जाता है, इस तरह की उसके खिलाफ अफवाहें फैलाई जाती हैं कि जो कि उसके लिए वेलकमिंग नहीं है, तो वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में अपनी शिकायत दे सकती है। अब ये हर इंस्टीट्यूट में जहाँ भी 10 से लेके 13 तक एम्प्लॉयज हैं। बट द पॉइंट इज कि ये पॉलिटिक्स को इससे एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि उसमें एक शब्द होता है वर्क प्लेस। तो पॉलिटिक्स में कहा गया कि एज सच पॉलिटिक्स में कोई किसी भी दल का वर्क प्लेस नहीं है। सो द वर्क प्लेस इज वास्ट, आप कहीं भी जा रहे हैं। बट अगर अब महिलाएं 33% महिलाएं जब राजनीति में आएंगी, तो मुझे लगता है कि वो राजनीति में आ तो रही हैं। हालांकि जो महिलाएं सक्षम होंगी, जो महिलाएं थोड़ी बोल्ड होंगी, जो अपना एक अस्तित्व रखती हैं और शायद जो वाहियात चीजें उनको जवाब देने में भी सक्षम है, वही राजनीति में आएंगी। परंतु फिर भी कुछ चेंजेस समाज में, कुछ चेंजेस लॉज में उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए, उनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए मुझे लगता है अगेन हमें जरूरत पड़ेगी। हाल ही में एक न्यूज़ आई थी, क्योंकि हम बेटियों की बात कर रहे थे, तो एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र में हाल ही में एक 17 अप्रैल की ही बात है, एक सेकेंड ईयर की छात्रा ने सुसाइड कमिट किया, और इन्हीं 2 महीनों में ये 4th सुसाइड था इसी सेम इंस्टीट्यूट का। और एक सर्वाइवर ने तो ये भी बताया कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उन्होंने कहा कि यही घटिया है। तो जो एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या लगता है, कहाँ एक मिसिंग गैप कहाँ है? एजुकेशन अगर हम सिस्टम की बात करें तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, लॉर्ड मैकाले ने जब इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो उसका जो विजन था वो था कि एक कुछ सब्जेक्ट्स की बेसिक नॉलेज, खासकर उसमें इंग्लिश और मैथमेटिक्स था, ताकि उसे अच्छे पढ़े लिखे क्लर्क मिले। हमारा जो प्राचीन जो चीज़ें थी, जो हमारी गुरुकुल्स होते थे, वहाँ पे एज अ पर्सन ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम किया जाता था। उनको श्लोक भी सिखाए जाते थे, उनसे यज्ञ भी करवाए जाते थे, उनसे योग भी करवाया जाता था, मेडिटेशन भी करवाया जाता था। परंतु जो हमने क्या किया, आज़ादी के बाद हमने वही पैटर्न फॉलो किया जो बहुत सारी चीज़ों में, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमने वही फॉलो की जो अंग्रेज हमारे लिए बना के छोड़ के गए थे। तो इस आधुनिक शिक्षा प्रणाली में हमने फिर फोकस किया मार्क्स पे, एकेडमिक जो है हमने चीज़ों को बहुत प्रायोरिटी दी। और आज सिनेरियो ये हो गया कि हर चीज़ में कंपटीशन इतना बढ़ गया है। बच्चे 99 और 100 के बीच में ही मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में सीटें फुल हो जाती हैं। जिस लड़की की बात कर रही हूँ, उसने ये कहा कि वो आईआईटी में एडमिशन लेना चाहती थी, और आईआईटी में 100 से कम तो हो ही नहीं रहा है, और उसकी 99.9 है। हाँ, तो ये कंपटीशन इतना बढ़ गया, और हमने बेस रखा सिर्फ एकेडमिक के, हमें वहां पे एक्सीलेंस चाहिए। पर इस सारे प्रक्रिया में एज अ ह्यूमन बीइंग हमें स्टार्टिंग से लेके, स्कूल एजुकेशन से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी तक कहीं भी ये नहीं सिखाया जाता कि हम ह्यूमन बीइंग है, वी आर मेड ऑफ इमोशंस। तो हमें अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज कैसे करना है, हमें उन्हें रेगुलेट कैसे करना है, उन्हें वैलिडेट कैसे करना है, ये कोई नहीं सिखाता। इन द मीन टाइम पेरेंट्स भी नहीं सिखा पाते, क्योंकि पेरेंट्स को अगेन जब वो पढ़ रहे थे या थ्रू आउट लाइफ उनको किसी ने नहीं बताया। राइट। सो इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट इज समथिंग, नोइंग योर ऑन इमोशंस, बीइंग एम्पैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशंस। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो एक ऐसा एक गुण है, एक स्किल है, जिसको अगर आप बच्चों में इनकलकेट करो, तो जब वो लाइफ के ऐसे फेज में होते हैं, जब इतना वर्स्ट सोच लेते हैं कि अब लाइफ में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा, तो उस टाइम वो अपने इमोशंस को अगर समझ पाए, उसे रेगुलेट कर पाए, तो वो इतना बड़ा कदम ना उठाए। राइट। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम हो, तो जितने सुसाइड्स हो रहे हैं कोटा जैसे इंस्टीट्यूट में, तो आए दिन हम सुनते हैं। बिल्कुल। अगर डेथ जो ये जो सुसाइड है, इसमें अगर कोई इसको
अवॉइड करने का अगर कोई तरीका है तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस ही है। तो हमें बच्चों के इमोशनल कोशेंट पे काम करना चाहिए एंड इट कैन बी लर्न, इट कैन बी डेवलप्ड आल्सो। प्रियंका जी, मुझे लगता है कि इस पर एक कंप्लीटली एक जैसे एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक हाँ, मैंडेटरी बिल्कुल सब्जेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा बहुत सालों से प्रयास है, मैंने बहुत जगह बात भी की है कि कम से कम हम फ्री में कहीं लेक्चर जो है जहाँ जरूरी है दे दें, और बहुत से इंस्टीट्यूट में हम जाते भी हैं इसके लिए। पर अगेन ये हर बच्चे के लिए जरूरी होना चाहिए। वैसे तो ये हर ह्यूमन बीइंग के लिए जरूरी है, पर बच्चों के लिए इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, क्योंकि जब तक आप अपने इमोशंस को समझ नहीं पाओगे तब तक आप उन्हें रेगुलेट नहीं कर पाओगे। जब लेबलिंग नहीं हुई तो रेगुलेशन नहीं हुआ, और जब रेगुलेशन नहीं हुआ तो उसका वेंटिलेशन नहीं हुआ। सो जब आपके इमोशंस वेंटिलेट नहीं हो पाते, वो स्टैक बन जाता है, एक पैटर्न बन जाता है, तो तब जाके जो वो पर्सन है तब वो इतना सफोकेटेड हो जाता है कि वो इतना बड़ा कदम उठाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस पर अभी फिलहाल जो हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं वो कैसे काम करें? Emotional intelligence can be learned. So it is knowing your emotions every time when you are feeling weak, when you are feeling sad. Just don't label कि I'm feeling sad. Just find out the reason. Is it some anger? Is it some suppression? Is it some jealousy? Or is it something somebody has demeaned you, some kind of insult? तो जब आप उसको लेबल कर पाएंगे तो आप सोचेंगे कि अगर सपोज somebody has insulted you and you are feeling sad, तो आप खुद को ये मैसेज दे सकते हैं अपने आप को कि I don't want validation from others. राइट, Why I am seeking validation? अपनी खुद की ही प्रोग्रामिंग खुद करनी है, सेल्फ टॉक, सेल्फ खुद के इमोशंस को समझना है, उनको लेबल करना है, एंड जब आप उनको लेबल कर पाएंगे तो आप उनको रेगुलेट कर पाएंगे और आप वेंटिलेट कर पाएंगे, आप शेयर कर पाएंगे दूसरों से। क्योंकि जब तक आपको चीज समझ नहीं आएगी तो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो आपका वेंटिलेशन नहीं हुआ। ये आप सही कह रहे हैं, वेंटिलेशन नहीं हो रहा, वो अंदर ही अंदर सफोकेट करते हैं, और तभी जो डिप्रेशन जैसी बीमारियां हैं वो खास तौर से स्टूडेंट्स में, यूथ में बढ़ती जा रही है। क्योंकि हमारा मेन फोकस है मार्क्स पे, कैसे भी, है ना। और इसको मैं जब हम स्कूल्स में जाते हैं, प्रिंसिपल्स या हम टीचर्स के साथ होते हैं, तो मैं ये कहती भी हूँ कि बच्चा सीधा सुबह उठते ही माँ बाप का प्रेशर होता है कि आप स्कूल जाओ। राइट, सुबह हमारे पास, भले मैं हूँ चाहे आप, कोई भी पेरेंट है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उससे पूछें कि हाउ आर यू फीलिंग। हमारा मेन फोकस होता है कि टाइमली तुम स्कूल पहुंचो। तो बच्चा उस टाइम कैसा फील कर रहा है, अगेन जो टीचर, उसके पास इतने सारे बच्चे हैं, Right. तो शी विल बी फोकसिंग कि पीरियड शुरू हो गया, मुझे Syllabus सिलेबस कंप्लीट करना है, तो शी विल बी फोकसिंग ऑन दैट टॉपिक ओनली। Right. सो नबडी हैज आस्क्ड दैट चाइल्ड कि तुम कैसा फील कर रहे हो। अगर वो उस टाइम में उदास है तो वो तो फिर पूरा स्कूल उसने अटेंड किया मन से, बेमन से, वर्क और ट्यूशन, फिर वो घर आते आते तक तो ऐसा हो जाएगा वो बताएगा ही नहीं। राइट। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों के इमोशंस को समझें और बचपन में ही बताएं कि इफ यू व्हाई यू आर नॉट फीलिंग, समबडी सेज, जब बच्चे कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो आस्क व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट एंड हाउ कैन यू मैनेज दैट। पेरेंट्स जैसे बच्चे शेयर करने लगते हैं, पेरेंट्स उसी वक्त डांटने लगते हैं, तो फिर बच्चे भी एक्सप्रेस करना छोड़ देते हैं। एंड इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट। हैव यू एवर थॉट कि बच्चे पढ़ाई से क्यों बचते हैं? बच्चों को पढ़ाई से जो वो कहते हैं ना कन्नी काटते हैं, बचते हैं, उसका एक रीजन होता है। एंड द रीजन के इफ आई एम अ वर्किंग मदर और मैं 5 बजे घर आई हूँ, मुझे देखना, मुझे बच्चे को होमवर्क कराना है, एंड आई विल कॉल द चाइल्ड एंड से कि अभी करो। सो मैंने ये नहीं सोचा, एक लॉ ऑफ रेडीनेस होता है कि बच्चा पढ़ने के मूड में है, बच्चा पढ़ने के लिए तैयार है। नहीं, मैंने उसे कहा कि ये काम इतनी देर में अभी फिनिश करो क्योंकि मुझे और भी काम है। तो वो उसने बिना मन के, जब उसके माइंड में ये हुआ कि ये जो पढ़ाई है ये मेरे बिना मन के हो रही है, एंजॉय नहीं किया, तो वो लॉ ऑफ रेडीनेस वाज नॉट देयर एट दैट टाइम। तो वो धीरे धीरे फिर उसके लिए वो उसकी बॉडी भी वो उसको याद रखती कि हाँ ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि प्लेजेंट नहीं है। प्रियंका जी, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हमारी महिलाओं को और आने वाली जनरेशन को? जो करंट जो जनरेशन है हमारी, तो उन महिलाओं को चाहिए कि वो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप एक ऐसी जनरेशन है जो आप सबका ख्याल रख रही है, अपना ख्याल नहीं रख रही। और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी बेटियों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बने। तो आप अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेलनेस और इमोशनल वेलबींग का जो है पूरा ध्यान रखें। अपनी बेटियों को सिखाएं कि वो अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद रखें, उन्हें बोलना आए। कोई भी किसी भी तरह का जो
शोषण है जब होता है तो वो सहन ना करें। और जो मेरी बेटियां हैं, जो हमारी कमिंग जनरेशन हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपका जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है वो ऑप्शन नहीं है, वो मैंडेटरी है। कि जब आप अपने खुद के पैरों पे खड़ी होंगी, आप सक्षम होंगी, तो आप समाज में तो अपनी भूमिका निभा पाएंगे, आप एक बेहतर जीवन जी पाएंगे। आपको किसी हर चीज के लिए परमिशन मांगने के लिए, हर चीज किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बने। और तब तक कोई शादी या इस तरह का डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। शुभा, आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि 48% महिलाएं ऐसी हैं जो शादी नहीं करना चाहती, जो लड़कियां हैं वो शादी नहीं करना चाहती। तो इसका मतलब व्हाट दे हैव सीन इन द फैमिलीज के वो क्यों नहीं चाहती। अगेन, लड़कियों को फोर्स नहीं किया जाना चाहिए कि क्योंकि तुम 20 से 30 साल की अवस्था में हो तो तुम शादी कर लो। नहीं, तुम्हें एज अ ह्यूमन बीइंग अपना करियर, अपना फाइनेंस, ये सब देखने की बहुत जरूरत है। तो वो प्रायोरिटी रखो लाइफ में। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, थैंक यू शुभा, थैंक्स अ लॉट।